ठीक है, या पॉलीराइबोसोम्स। लवक में किसी को कोई दिक्कत? प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स क्लियर है? कितने टाइप्स की होती हैं ये? तीन, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट, अब हेडिंग डालना माइक्रोबॉडीज। कॉन्सेप्ट है किसका? माइक्रोबॉडीज। ठीक है, विभिन्न सेल ऑर्गेनेलीज है। सेल ऑर्गेनेलीज के अतिरिक्त ये एक अन्य प्रकार की इकाई है जिसको कहा जाता है क्या? माइक्रोबॉडीज। ठीक है, इसमें लिखना, यह एक परत वाली झिल्ली से घिरी हुई थैलियां होती हैं। एक परत वाली झिल्ली से, एक परत वाली झिल्ली से घिरी हुई थैलियां होती हैं। ठीक है, एक परत मतलब सिंगल मेम्ब्रेन होता है इनमें। ठीक है, और इनकी आकृति किस प्रकार की होती है? थैलीनुमा। इसलिए एक परत वाली झिल्ली से घिरी हुई थैलियां होती हैं। इनका निर्माण, इनका निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकॉलम और गोल्जी काय, इनका निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकॉलम व गोल्जी काय, इनका निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकॉलम व गोल्जी काय के टूटने से होता है। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकॉलम जो संरचना अपन ने पढ़ी थी और गोल्जी बॉडीज, जब ये टूटती हैं तब निर्मित होती हैं क्या? माइक्रोबॉडीज। इसमें लिखना है ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। इनका पहला प्रकार है पैरोक्सीजोम व इनका दूसरा प्रकार है गैलोक्सीजोम। एक प्रकार कौन सा हो गया इनका? पैरोक्सीजोम, और इनका दूसरा प्रकार कौन सा हो गया? गैलोक्सीजोम। ठीक है, तो कितने टाइप्स के हो गए ये? दो टाइप्स के। कौन कौन से? पैरोक्सीजोम और गैलोक्सीजोम। नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखना, पैरोक्सीजोम उन पौधों में पाए जाते हैं पैरोक्सीजोम उन पौधों में पाए जाते हैं जिनमें, उन पौधों में पाए जाते हैं जिनमें प्रकाश श्वसन, उन पौधों में पाए जाते हैं जिनमें प्रकाश श्वसन अर्थात फोटो रेस्पिरेशन, उन पौधों में पाए जाते हैं जिसमें प्रकाश श्वसन अर्थात फोटो रेस्पिरेशन की क्रिया होती है। ठीक है, वे सभी पौधे जिनमें प्रकाश श्वसन की क्रिया होती है उनमें उपस्थित होता है क्या? पैरोक्सीजोम। इसमें लिखना है जैसे चाय, मटर, मूंग, सोयाबीन। कौन कौन से पौधे हो जाएंगे? चाय, मटर, मूंग, सोयाबीन, सूरजमुखी, चाय, मटर, मूंग, सोयाबीन, सूरजमुखी। ये जो पर्टिकुलर पौधे होते हैं इनमें जो क्रिया होती है वो कौन सी होती है? प्रकाश श्वसन की। प्रकाश संश्लेषण नहीं, ये प्रकाश श्वसन है, फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें लिखना
इसमें प्रकाश की उपस्थिति में कुछ हरे पौधे ऑक्सीजन के स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में कुछ पौधे ऑक्सीजन के स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। जैसे नॉर्मली पौधों में श्वसन जब होता है तो वो गतिविधि किस प्रकार की होती है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन लिबरेट करेंगे। लेकिन ये कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो ऑक्सीजन का इंटेक करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, उसको बोलते हैं प्रकाश श्वसन। इसमें लिखना नेक्स्ट पैराग्राफ से, जंतु कोशिकाओं में लीवर और किडनी में, जंतु कोशिकाओं में लीवर एवं किडनी में कौन सी कोशिकाएं हैं भाई? जंतु कोशिका या एनिमल सेल। लीवर एवं किडनी में लीवर एवं किडनी में या किडनी की कोशिकाओं में भी ये पाए जाते हैं। जंतु की कोशिकाओं में वसा का पाचन भी, जंतु की कोशिकाओं में वसा का पाचन भी ऑक्सीजोम्स के द्वारा ही होता है। जंतु की कोशिका मतलब हमारे शरीर की कोशिकाओं में भी जो फैट का डाइजेशन होता है वो भी किसके कारण होता है? ऑक्सीजोम या पैरोक्सीजोम के द्वारा ही होता है। इसमें लिखना, वर्ष 1969 में टॉलबर्ट 1969 में टॉलबर्ट ने इनकी खोज की थी। किसकी? पैरोक्सीजोम की। किसने की थी भाई? टॉलबर्ट ने। वर्ष 1969 में टॉलबर्ट ने इनकी खोज की थी। ठीक है, तो एक बार हम जल्दी से रिवाइज करते हैं। माइक्रोबॉडीज क्या हो गई? कोशिका में पाई जाने वाली थैलियां होती हैं जिसमें एक परत होती है। ठीक है, अब माइक्रोबॉडीज बनते कैसे हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी इकाई के टूटने से बनती हैं क्या? माइक्रोबॉडीज। ठीक है, अब माइक्रोबॉडीज दो टाइप्स की होती है, पैरोक्सीजोम और गैलेक्सीजोम्स। पैरोक्सीजोम्स कहाँ पाए जाते हैं? ये पर्टिकुलरली उन पौधों में पाए जाते हैं जहां पर प्रकाश श्वसन की क्रिया होती है। काय की क्रिया हो रही है? यहाँ पर प्रकाश श्वसन की क्रिया हो रही है। प्रकाश श्वसन मतलब प्रकाश की उपस्थिति में जो श्वसन की उल्टी पद्धति होती है। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, जैसे चाय, मटर, मूंग, सूरजमुखी और सोयाबीन। ठीक है, इसके अतिरिक्त जंतु कोशिकाओं में लीवर और किडनी की सेल्स में भी पैरोक्सीजोम्स पाए जाते हैं एवं मनुष्यों की कोशिकाओं में विशेष रूप से ऐसी कोशिकाएं जहां पर वसा का पाचन होता है। ठीक है, वो क्रिया भी करते हैं कौन? पैरोक्सीजोम। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी? गैलोक्सीजोम की। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बिल्कुल अलग है। देखो, पौधे क्या करते हैं सामान्यतः, दिन के टाइम पर क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे, और रात्रि के समय ऑक्सीजन ग्रहण करने लगते और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते। लेकिन प्रकाश श्वसन क्या होता है कि यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करने लगते हैं। ठीक है, ये सारे पौधे नहीं करते हैं लेकिन कुछ पौधे करते हैं, जैसे
चाय के हो गए, मटर के हो गए, सूरजमुखी के हो गए, तो ये पौधे सोयाबीन ऐसी क्रिया करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट। नहीं, प्रकाश संश्लेषण तो चलता ही रहता है, ठीक है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के अतिरिक्त प्रकाश श्वसन भी होता है इन पौधों में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया अलग होती, प्रकाश श्वसन क्रिया अलग होती है। आ रही है बस समझ में? और रात में फिर उल्टा प्रक्रम हो जाएगा, ठीक है, फिर वो ऑक्सीजन छोड़ने लगेंगे। जब प्रकाश बंद हो जाएगा तो फिर वो ऑक्सीजन छोड़ने लगेंगे। इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं छोड़ते कि बिल्कुल कहना चाहिए एक बंद कमरे में आ गए, ठीक है, और तो मैं सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड सुंघाई जा रही है, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना रहता भाई, प्रकृति है वो तो। समझना बात को, सब कुछ खुले में है। अब अगर ऐसा, अब कार्बन डाइऑक्साइड है कितने परसेंट? 0.003%, ठीक है, इतना नहीं। अगर कोई चाय के बागान में भी चाय की पत्ती तोड़ने का काम कर रहा है ना, तो खुले में कर रहा है, बंद में थोड़ी ना करता है। समझ रहे हो बात के लिए? नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखना, ग्लाइऑक्सीजोम, इनका दूसरा पार्ट कौन सा था? ग्लाइऑक्सीजोम, ये भी माइक्रोबॉडीज है, ठीक है। इसमें लिखना ग्लाइऑक्सीजोम विभिन्न वसीय बीज, ग्लाइऑक्सीजोम विभिन्न वसीय बीज। वसीय बीज मतलब क्या? ऐसे बीज जिनमें वसा का कंटेंट ज्यादा होता है। विभिन्न वसीय बीज जैसे मूंगफली की कोशिकाओं में, जैसे मूंगफली की कोशिकाओं में जहां पर वसा का कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तन होता है, कोशिकाओं में जहां पर वसा का, किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स, जहां पर वसा का कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तन होता है, पाए जाते हैं। ग्लाइऑक्सीजोम कहां पाए जा रहे हैं? वसीय बीजों में। एग्जाम्पल मूंगफली। और इसमें वसा का किस में परिवर्तन हो रहा है भाई? कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तन हो रहा है। वसा का कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तन, वसा का कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तन ग्लाइऑक्सीजोम में पाए जाने वाले, ग्लाइऑक्सीजोम में पाए जाने वाले ग्लाइऑक्सीजोम में पाए जाने वाले ग्लाइऑक्सीलेट चक्र के द्वारा होता है, ठीक है। एक प्रक्रिया चलती रहती है इसमें जिसको कहा जाता है क्या? ग्लाइऑक्सीलेट चक्र। इस ग्लाइऑक्सीलेट चक्र के द्वारा ही वसा कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है। और इन बीजों को कहा जाता है क्या? वसीय बीज, ठीक है। तो माइक्रोबॉडीज कितने टाइप्स की हो गई? दो टाइप्स की। कौन कौन सी? पैरोक्सीजोम और ग्लाइऑक्सीजोम्स, ठीक है। पैरोक्सीजोम विशेषतः उन पादपों में पाए जाते हैं जो प्रकाश श्वसन करते हैं, अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखना, 1961 में, 1961 में बीबर्स ने इनकी खोज की थी। बीबर्स नाम के एक वैज्ञानिक है, इन्होंने खोजा था किसे? ग्लाइऑक्सीजोम्स को। तो कोशिका में माइक्रोबॉडीज कितने टाइप्स की हो गई? दो। कौन कौन सी? पैरोक्सीजोम और ग्लाइऑक्सीजोम। क्लियर है भाई? नेक्स्ट, ये तो कोशिका का वो वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ है
जो उपापचयी सक्रिय कोशिकांग थे। याद करो, अपन ने पहले एक चार्ट बनाया था, उपापचय सक्रिय कोशिकांग और उपापचय अक्रिय कोशिकांग। ये हमारे कंप्लीट हुए हैं क्या? उपापचय सक्रिय कोशिकांग, जो कोशिका के विभिन्न मेटाबॉलिज्म या उपापचय की क्रियाओं में पार्टिसिपेट किया करते थे। ठीक है, अब हम आज शुरू करने जा रहे हैं उपापचय के निष्क्रिय पदार्थ। हेडिंग डालो, उपापचय के निष्क्रिय पदार्थ। दैट मीन्स ऐसे पदार्थ जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में भाग नहीं लेते। इसमें लिखना विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के कारण, विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के कारण कोशिका के अंदर, विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के कारण कोशिका के अंदर बहुत से निर्जीव पदार्थ, कोशिकाओं के अंदर बहुत से निर्जीव पदार्थ उत्पन्न होते हैं। कोशिकाओं के अंदर बहुत से निर्जीव पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो 3 भागों में विभाजित है। जो 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन से 3 भाग हैं भाई? सबसे पहला है आपका संचित पदार्थ। देखो, इस बात को समझना, अभी जस्ट अपन ने क्या पढ़ा है? कोशिका का पूरा मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और मेटाबॉलिज्म में कौन कौन से कोशिकांग किस किस प्रकार से कार्य करते हैं, ये चीज अपन ने अभी देखी। अब मेटाबॉलिज्म की जो गतिविधि है उसी का ही परिणाम है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसमें कोशिका के अंदर बहुत से निष्क्रिय पदार्थ भी बनते जाते हैं। ठीक है, अब ये जो निष्क्रिय पदार्थ बन रहे हैं उनकी 3 कैटेगरीज है, जिनमें से पहली कैटेगरी कौन सी है? संचित पदार्थ या रिजर्व्ड मटेरियल। दूसरी है स्त्रावित पदार्थ। दूसरी कैटेगरी है कौन सी? स्त्रावित पदार्थ। और इसकी जो तीसरी कैटेगरी है, ठीक है, उसको नाम दिया गया है उत्सर्जी पदार्थ। स्त्रावित पदार्थ और कौन सा है? उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है, ये जितने भी प्रकार के कोशिकांग कार्य करे हैं, या अपन ने पिछले दिनों के लेक्चर्स में देखा था कि जितने भी कोशिकांग क्रियाएं कर रहे हैं, उन सभी क्रियाओं का परिणाम होता है कि बहुत सारे पदार्थ बनते हैं। उन पदार्थों की 3 कैटेगरीज होती हैं। कौन कौन सी? संचित पदार्थ अर्थात रिजर्व्ड मटेरियल्स, दूसरा स्त्रावित अर्थात सेक्रेटरी मटेरियल, और उत्सर्जी पदार्थ अर्थात एक्सक्रीटरी मटेरियल्स। ये 3 कैटेगरीज में ये पदार्थ बनते हैं। अब सबसे पहले हेडिंग डालो, संचित पदार्थ या रिजर्व्ड मटेरियल्स। संचित पदार्थ या रिजर्व्ड मटेरियल्स। ठीक है, विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं के कारण एक पदार्थों की कैटेगरी बन गई जिसको बोलते हैं क्या? संचित पदार्थ। इसमें लिखना, संचित पदार्थ का निर्माण
पौधों की कोशिकाओं में निरंतर होता रहता है। पौधों की कोशिकाओं में निरंतर होता रहता है। ये संचित पदार्थ जो है भाई लगातार बनता रहता है, पौधों की कोशिकाओं में निरंतर होता रहता है। ये पौधों के लिए पोषक पदार्थ हैं, पौधों के लिए पोषक पदार्थ हैं, और मुख्य रूप से भूमिगत तने, जड़, कलियों, विशेष रूप से भूमिगत तने, जड़, कलियों एवं बीजों में अधिकता में पाए जाते हैं। भूमिगत तने, जड़, कलियों एवं बीजों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ऐसा लिख लो। ये जो संचित पदार्थ हैं, कोशिका की विभिन्न उपापचयी क्रियाएं हुई जो अपन इतने दिनों से पढ़ते हुए आ रहे थे, उन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप पदार्थों की एक कैटेगरी बनी, कौन सी? संचित पदार्थ। अब ये जो संचित पदार्थ है ये कहाँ पर पाए जा रहे हैं? सबसे ज्यादा मात्रा में भूमिगत तनों में, जड़ों में, कलियों में और बीजों में। अब ये संचित खाद्य पदार्थ हैं कितने प्रकार के? ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हेडिंग डालना कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही बना है क्या? कार्बोहाइड्रेट्स। विभिन्न उपापचयी क्रियाएं हुई हैं, उसके परिणाम स्वरूप ही जनरेट हुआ है क्या भाई? कार्बोहाइड्रेट्स। अब आपको ये देखना है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ पर पाया जा रहा है। ठीक है, वैसे तो आपने देख ही लिया है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट्स का यूज क्या होता है किसी पादप में, तो इसमें लिखना कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तत्वों से बने यौगिक हैं। कौन कौन से 3 तत्व हो गए? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों से बने यौगिक है। कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के तत्वों से बने यौगिक हैं जिनमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात H2O अर्थात जल के समान ही 2:1 में होता है। जल के समान ही 2:1 में होता है। किसका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल के समान ही 2:1 में होता है। इसमें लिखना ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च। कौन कौन से तत्व हो गए? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च। ठीक है, इसमें लिख रहे ये सभी पदार्थ कार्बोहाइड्रेट्स की श्रेणी के अंतर्गत ही आते हैं। इन सभी पदार्थों को, या ये सारे के सारे पदार्थ एक्चुअल में किससे मिलकर बने हुए हैं? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। इसलिए ये सभी पदार्थ किस कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे? कार्बोहाइड्रेट्स की। जैसे ग्लूकोज क्या है भाई? केमिकल फॉर्मूला C6H12O6। फ्रक्टोज ये भी C6H12O6।
सुक्रोज, कोई बता सकता? C12H22O11, गुड। C12H22O11। और स्टार्च, जैन साहब, क्या होता है फॉर्मूला? C6H10O5। ठीक है, ये हम आपको इसीलिए बताना चाह रहे हैं क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो इन सभी तत्वों में, चाहे वो ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, सुक्रोज हो या फिर स्टार्च हो, ये सब के सब बने हुए हैं कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। क्योंकि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए हैं, इसीलिए ये सभी के सभी क्या है, एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट्स है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की श्रेणी में ये सभी के सभी पदार्थ आ जाते हैं। इसमें लिखना, हो गया इतना? इसमें लिखना, कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल के समान होता है। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात जल के समान होता है, इसीलिए इन्हें इसीलिए इन्हें हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्या बोला जाता है? इन्हें, इसीलिए इन्हें हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं, क्योंकि अनुपात किसके समान होता है भाई इनका? जल के समान, इसीलिए इन्हें हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहा जाता है। इसीलिए इनका अणु सूत्र इसीलिए इनका अणु सूत्र CH2O टू द बेस N होता है। अणु सूत्र क्या है इनका? CH2O टू द बेस N होता है। ठीक है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या है? CH2O टू द बेस N। अब कभी भी कोई आपसे पूछे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात वही होता है जो जल में होता है, अर्थात 2:1, जिसका बेसिक सूत्र ये होता है, अर्थात ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च और सुक्रोज, ये सारे के सारे उत्पाद किस कैटेगरी में आएंगे? कार्बोहाइड्रेट्स के। ठीक है, अब एक पॉइंट बनाकर लिखो, कार्बोहाइड्रेट्स के विभिन्न प्रकार, या ऐसा लिखो आप लोग, संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स की विभिन्न श्रेणियां हैं। संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स की विभिन्न श्रेणियां हैं, जैसे संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स की विभिन्न श्रेणियां हैं। संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स की विभिन्न श्रेणियां हैं। इनमें से पहली श्रेणी है भाई कौन सी? मोनोसैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स की जो पहली श्रेणी है वो कौन सी है? मोनोसैकेराइड्स। इसमें लिखना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, डीऑक्सी राइबोज और
डीऑक्सी राइबोस, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोस, डीऑक्सी राइबोस। इसके बाद जाइलोस, जाइलोस, इसमें ब्रैकेट में लिखना, इसमें 5 कार्बन परमाणु होते हैं। किसमें? जाइलोस में 5 कार्बन परमाणु होते हैं, और ये सब किस कैटेगरी में आ रहे हैं? मोनोसैकेराइड्स में। ठीक है। इसी प्रकार से एक और तत्व है, कौन सा? मैनोस। इसमें होते हैं भाई 6 कार्बन परमाणु। किसमें? मैनोस में। ठीक है। तो मोनोसैकेराइड्स के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हो गए? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोस, डीऑक्सी राइबोस, जाइलोस जिसमें 5 कार्बन परमाणु होते हैं, और मैनोस जिसमें 6 कार्बन परमाणु होते हैं। ठीक है। ये कैटेगरी कौन सी है? मोनोसैकेराइड की। ठीक है। इसके बाद लिखना सेकेंड पॉइंट, डाइसैकेराइड्स। दूसरी श्रेणी है इनकी, कौन सी? डाइसैकेराइड्स। दूसरी श्रेणी कौन सी हो गई इनकी? डाइसैकेराइड्स की। ठीक है। इसमें लिखना डाइसैकेराइड्स में, इसमें सुक्रोज, माल्टोस, लैक्टोस। इसमें सुक्रोज, माल्टोस और लैक्टोस। सुक्रोज, माल्टोस एवं लैक्टोस जैसे पदार्थ आते हैं। सुक्रोज, माल्टोस व लैक्टोस जैसे पदार्थ आते हैं। ठीक है। इसकी जो तीसरी कैटेगरी है, तीसरी कैटेगरी है इसकी भाई, कौन सी? ट्राइसैकेराइड्स। तीसरी कैटेगरी कौन सी है? ट्राइसैकेराइड्स। इसमें लिखना रैफिनोस, रैफिनोस। इसका सर्वोच्च उदाहरण है रैफिनोस। इसका सर्वोच्च उदाहरण है। इसके बाद आता है चौथा, कौन सा तत्व है? ओलिगोसैकेराइड्स। जो इसका चौथा तत्व है वो कौन सा है? ओलिगोसैकेराइड्स। इसमें लिखना, ये माध्यमिक अस्थायी यौगिक होते हैं। माध्यमिक अस्थायी यौगिक होते हैं। कौन से भाई? ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है। बनते ये भी कार्बोहाइड्रेट्स ही है, लेकिन कैटेगरी कौन सी है इनकी? ओलिगोसैकेराइड्स। ये माध्यमिक अस्थायी यौगिक होते हैं। ठीक है। कौन से? ओलिगोसैकेराइड्स। बीच में कभी बन जाते हैं। फिर इनके बाद कैटेगरी आती है पॉलीसैकेराइड्स। पांचवी जो कैटेगरी है कार्बोहाइड्रेट्स की, वो है कौन सी? पॉलीसैकेराइड्स। पोषक तत्वों में भी आ जाएंगे, आपको पीएससी के सिलेबस में दिया भी हुआ है पोषक तत्व, उसमें भी यही चीजें हैं। ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है? तो इसमें लिखना, जैसे मंड, मंड मीन्स स्टार्च, सेल्यूलोस, ग्लाइकोजिन, पैक्टिन। कौन कौन से हो गए? मंड अर्थात स्टार्च,
सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, पैक्टिन, मंड, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, पैक्टिन, मंड, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, पैक्टिन, लिग्निन, लिग्निन, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन, हेमीसेल्यूलोज, और एक और पदार्थ है इन्यूलिन। हेमीसेल्यूलोज और इन्यूलिन, ये जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ है वो किसमें गिने जाते हैं? पॉलीसैकेराइड्स में। क्लियर है? और ये सारी की सारे क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स ही है। ये सभी पदार्थ क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि सबकी संरचना में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इतना क्लियर? नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखना, ग्लूकोज कार्बन के संश्लेषण की प्रथम उपज है। ग्लूकोज कार्बन संश्लेषण की प्रथम उपज है। इसका अर्थ क्या है? देखो, ये अपन कैसे पदार्थ पढ़ रहे हैं? जो विभिन्न मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो विभिन्न मेटाबॉलिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप बने हुए हैं। तो कार्बन भी संचित हो रहा है, लेकिन कार्बन जहां कहीं पे भी संचित हो रहा है उसमें पहला पदार्थ कौन सा है? ग्लूकोज। इसीलिए इसको ऐसा लिखो कि ग्लूकोज कार्बन संश्लेषण की प्रथम उपज है और सभी क्लोरोफिल वाले पौधों में उपस्थित होता है। ऐसे सभी पौधे जहां पर क्लोरोफिल है, उन सभी पौधों में उपस्थित होता है क्या? ग्लूकोज। सभी क्लोरोफिल वाले पौधों में उपस्थित होता है यह राइबोस व डीऑक्सीराइबोस के रूप में, यह राइबोस व डीऑक्सीराइबोस के रूप में, राइबोस व डीऑक्सीराइबोस के रूप में आरएनए व डीएनए में भी उपस्थित होता है। राइबोस व डीऑक्सीराइबोस के रूप में आरएनए एवं डीएनए में भी उपस्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फ्रक्टोज के रूप में, फ्रक्टोज के रूप में यह फलों में मिलता है। किसमें मिल रहा है ये? फलों में। फ्रक्टोज के रूप में यह फलों में मिलता है। सुक्रोज, सुक्रोज, गन्ना व चुकंदर में पाया जाता है। सुक्रोज किसमें उपस्थित होता है? गन्ना व चुकंदर में पाया जाता है। लैक्टोज दूध में और माल्टोस अंकुरित बीजों में। लैक्टोज दूध में, लैक्टोज किसमें भाई? दूध में, और माल्टोस माल्टोस किसमें होता है? अंकुरित बीजों में। माल्टोस अंकुरित बीजों में उपस्थित होता है। इतना हो गया? नोट करके लिखना, मोनोसैकेराइड्स एवं डाइसैकेराइड्स, अभी पढ़ी अपन ने श्रेणियां मोनोसैकेराइड्स की और डाइसैकेराइड्स की।
तो इसमें लिखना मोनोसैकेराइड्स व डाइसैकेराइड स्वाद में मीठे होते हैं। मोनोसैकेराइड व डाइसैकेराइड स्वाद में मीठे होते हैं और शर्कराएं कहलाते हैं। कौन कौन से? मोनो और डाइसैकेराइड्स, ये स्वाद में कैसे होते हैं? मीठे। ये स्वाद में मीठे होते हैं और क्या कहलाते हैं भाई? शर्कराएं कहलाते हैं। स्वाद में मीठे होते हैं वह शर्कराएं कहलाते हैं। इनमें फ्रक्टोज सबसे अधिक मीठा होता है। अभी पढ़ा था अपन ने फ्रक्टोज जो फलों में पाया जाता है, ये फ्रक्टोज सर्वाधिक मीठा होता है। ठीक है, जितनी भी शर्कराएं हैं उन सभी शर्कराओं में सबसे ज्यादा मीठा कौन सा है? फ्रक्टोज सर्वाधिक मीठा होता है। नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखना। अब अपन बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की। सबसे लास्ट में कौन सा तत्व पढ़ा था अपन ने कार्बोहाइड्रेट्स में? पॉलीसैकेराइड्स। और ये सारे तत्व कैसे बन रहे हैं? और कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बना है? और वो कैसे हुआ है? वो कैसे हुआ है? अरे यार, कोशिका में विभिन्न ये उपापचयी क्रियाएं नहीं होती जो अपन अलग अलग कोशिकांगों के बारे में पढ़ते हुए आए थे, वही सारी की सारी जो क्रियाएं हैं उन्हीं का ही रिजल्ट है ये कार्बोहाइड्रेट्स बना। अब कार्बोहाइड्रेट्स अकेला कोई सिंगल तत्व नहीं है, बहुत सारे तत्व मिलकर बना रहे हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट्स। या बहुत सारे तत्व संयुक्त रूप से कहलाते हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट्स। जिसमें सबसे हल्का तत्व है ग्लूकोज। और फिर जैसे जैसे हम बढ़ते जाए वैसे वैसे इन तत्वों में जटिलता आती जा रही है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखना पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, अब पॉलीसैकेराइड्स क्या है? तो आप लोग इसमें ऐसा लिखो, यह अक्रिस्टलीय एवं जल में आविलेय। यह अक्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय एवं जल में आविलेय, मतलब ये क्रिस्टल्स के रूप में नहीं होता और जल में घुलता नहीं है। यह अक्रिस्टलीय एवं जल में आविलेय ठोस पदार्थ है जिसका स्वाद मीठा नहीं होता। ठोस पदार्थ है जिसका स्वाद मीठा नहीं होता। इसीलिए पॉलीसैकेराइड्स को अशर्कराएं या नॉन शुगर भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स को? अशर्कराएं एवं या नॉन शुगर कहा जाता है। बाकी अपन ने पढ़ा अभी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, वो सब क्या है? शुगर। जबकि पॉलीसैकेराइड्स क्या है? शुगर नहीं है। इसमें लिखना इनमें इनुलिन। पॉलीसैकेराइड्स में एक पदार्थ है, कौन सा? इनुलिन। इनुलिन पौधे के तने एवं जड़ में। कहां पर? तने में एवं जड़ में। इनुलिन पौधे के तने एवं जड़ में, कॉमा, स्टार्च, चावल, आलू, गेहूं, मक्का, स्टार्च कहां कहां पर? चावल, आलू, गेहूं, मक्का, चावल, आलू, गेहूं, मक्का
एवं केले आदि में पाया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर, केले आदि में पाया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर यह शर्करा में परिवर्तित भी हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर यह शर्करा में भी परिवर्तित हो जाता है। कौन सी चीज? स्टार्च। ठीक है, नोट करके लिखना। हाँ, स्टार्च का ही है। इसमें लिखना आयोडीन के घोल में, आयोडीन के घोल में यह नीले व बैंगनी रंग का दिखाई देता है। आयोडीन के घोल में अगर स्टार्च को घोला जाए तो वो कैसा दिखाई देता है? नीले व बैंगनी रंग का दिखाई देता है। ठीक है, जबकि हम बात करें किसकी, ये दोनों क्लियर, ये अपन किस कैटेगरी को पढ़ रहे हैं? पॉलीसैकेराइड्स को। और पॉलीसैकेराइड्स में पहला कौन सा था? इनुलिन, जो कहाँ पाया जा रहा था? पौधों की तने एवं जड़ों में। दूसरा स्टार्च। ठीक है, चावल, आलू, गेहूं, मक्का और केले में पाया जाता है क्या? स्टार्च। ठीक है, आयोडीन के घोल में ये दिखाई देता है नीले व बैगनी से रंग का। ठीक है, और ये भी क्या है? जरूरत पड़ने पर शर्करा में इसको परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? पॉलीसैकेराइड ही है, लेकिन क्या है? ग्लाइकोजन। ठीक है, इसमें लिखना ग्लाइकोजन ये भी क्या है? एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड। इसमें लिखना ग्लाइकोजन जंतुओं में नील हरित शैवाल में, फफूंद में, जंतुओं में नील हरित शैवाल, फफूंद, फफूंद मीन्स फंगस, फफूंदों में मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, सेल्यूलोज भी क्या है? एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है कि नहीं? तो इसमें लिखना है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज कोशिका भित्ति में पाया जाता है। इससे आपके दिमाग में ये चीजें आनी चाहिए कि देखो किस प्रकार से जीवित जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी संरचना हुई है। सब किसका खेल है? कार्बोहाइड्रेट्स का। और याद करो, अपन ने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था। सेल वॉल की रचना किससे हुई है? सेल्यूलोज से। और सेल्यूलोज क्या है? एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड। ठीक है, इसमें लिखना कपास एवं कागज भी सेल्यूलोज ही होते हैं। कपास एवं कागज भी सेल्यूलोज ही होते हैं। जिस कागज में आप लिख रहे हो ना, वो भी क्या है? एक प्रकार का सेल्यूलोज। कपास एवं कागज भी सेल्यूलोज ही होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखना, कवक की कोशिका भित्ति, कवकों की कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति क्यूटिकल नामक संरचना की बनी होती है। यह भी क्या है? क्यूटिकल, पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो इसमें लिखना कवक की कोशिका भित्ति क्यूटिकल नामक संरचना की बनी होती है, जबकि कीटों का बाहरी कंकाल, काय का? नहीं, पैक्टिन। कीटों का बाहरी कंकाल पैक्टिन का बना होता है। कीटों का बाहरी कंकाल पैक्टिन का बना होता है।
ठीक है। और पैक्टिन का प्रयोग खाने में जेली के रूप में होता है। पैक्टिन का प्रयोग खाने में जेली के रूप में होता है। पैक्टिन का प्रयोग खाने में जेली के रूप में होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स बना काय का है, कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का। ठीक है, और कौन कौन से तत्व हैं इसमें, पानी में जिस प्रकार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 में होता है, वैसा ही अनुपात मिलता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में। क्लियर है। नेक्स्ट, तो ये कौन से पदार्थ हैं भाई, संचित पदार्थ। और संचित पदार्थ की पहली कैटेगरी है कौन सी, कार्बोहाइड्रेट्स। अब संचित पदार्थ की दूसरी कैटेगरी, वसा, चर्बी और विभिन्न तेलीय द्रव। वसा, चर्बी और विभिन्न तेलीय द्रव, संचित खाद्य पदार्थ की दूसरी। नहीं नहीं नहीं, अभी उसके बारे में भी पढ़ेंगे, इससे नहीं बनती वो। ठीक है, लेकिन ये नॉन शुगर है, मतलब इसमें मिठास नहीं होती है। जैसे अगर आप गेहूं खाओ तो मीठा लगता है क्या, एक तरफ जो है आप रखे हुए हो, फॉर एन एग्जाम्पल कहना चाहिए आम, और दूसरी तरफ में रखे हो गेहूं, मीठा कौन सा लगेगा, आम। क्यों, फ्रक्टोज है उसमें, और इसमें स्टार्च है गेहूं में। आ रही है बात समझ में। ठीक है, लेकिन है सारी की सारी कैटेगरी किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की। क्योंकि मिठास कम है इसलिए इसको किस कैटेगरी में रखा जाता है, नॉन शुगर में। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, कौन कौन सी चीजें हो गई, वसा, चर्बी और तेलीय द्रव। वसा, चर्बी और तेलीय द्रव, ये भी ऐसे कहना चाहिए पदार्थ है जो विभिन्न क्रियाओं के द्वारा, उपापचयी क्रियाओं के द्वारा कोशिका में बने हैं, लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं किसमें, उपापचयी क्रियाओं में। ठीक है, इसमें लिखना, इनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के संयोग से ही होता है। इनका निर्माण भी कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, इनका निर्माण भी कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोग से ही होता है। कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के संयोग से ही होता है, परंतु इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में, इनमें ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में कम होती है। ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में कम होती है। ये पानी में आघुलनशील होते हैं, मतलब ये जितने भी पदार्थ है, ये सारे के सारे पदार्थ कैसे हैं, पानी में आघुलनशील। ये सभी पदार्थ पानी में आघुलनशील होते हैं, परंतु अन्य कार्बनिक पदार्थों में, अन्य कार्बनिक पदार्थों में जैसे क्लोरोफॉर्म, ईथर आदि में घुल जाते हैं। क्लोरोफॉर्म, ईथर आदि में घुल जाते हैं। इसमें लिखना, इन पदार्थों के ऑक्सीकरण से
इन पदार्थों के ऑक्सीकरण से कार्बोहाइड्रेट्स की अपेक्षा दुगनी एनर्जी जनरेट होती है। इन पदार्थों के ऑक्सीकरण से कार्बोहाइड्रेट्स की अपेक्षा दुगनी एनर्जी जनरेट होती है। कार्बोहाइड्रेट्स की अपेक्षा दुगनी एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट जितनी एनर्जी देंगे उसकी दुगनी एनर्जी दे देते हैं कौन से? वसा, चर्बी व तैलीय पदार्थ। क्लियर है? क्लियर है? हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में कम हो रहा है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल खत्म हो जाए। ठीक है, लेकिन जब श्वसन की क्रिया होती ना, और श्वसन की क्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन इन पदार्थों तक पहुंचती है, तो इन पदार्थों के टूटने से और तेजी से एनर्जी जनरेट होगी। है? इनमें ऐसा तत्व, अगर हम इनको एक कोई सा कहना चाहिए तत्व माने, तो तत्व के रूप में इनमें ऑक्सीजन में कमी होती है। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं किससे? कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, लेकिन एनर्जी तो देने वाले पदार्थ हैं, क्योंकि ये भी कोशिका की विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से ही बने हैं। एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से भी मिल रही है और उसकी दुगनी एनर्जी आपको मिल रही है किससे? वसा से। ठीक है, और तेलीय पदार्थों से। हाँ, इनके लिए पर्याप्त मात्रा में होती है, लेकिन अगर आप तुलना करो कार्बोहाइड्रेट से तो फिर यहां पर ऑक्सीजन की कमी होगी। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद होते हैं नाइट्रोजनी पदार्थ। ठीक है, जो तीसरी कैटेगरी होती है पदार्थों की वो कौन सी है? नाइट्रोजनी पदार्थ। ठीक है, प्रोटीन। प्रोटीन किस प्रकार का पदार्थ है? नाइट्रोजनी पदार्थ। एक बात देखो, ध्यान में रख लो कि आपका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक तो रेगुलर नहीं है 2-3 लोग, ठीक है, उसमें भी दिक्कत हो रही होगी। और अब रेगुलर नहीं है तो कल तो हमने पढ़ा दिया खिंच के, वो जितनी भी एक्टिविटीज अपन ने पढ़ी थी वो सारी की सारी एक्टिविटीज का रिजल्ट है ये पदार्थ। जब तुम खाना खाते हो तो उपापचय क्रियाएं तुम्हारे शरीर में भी हो रही हैं। ठीक है, तो उसके बाद शरीर बनता है कि बिगड़ता है? बनता है। क्यों? क्योंकि ये सारे पदार्थ डाइजेशन के बाद आपके शरीर में भी बनते हैं। ठीक है, और वही चीज तो अपन पढ़ रहे हैं कि कोशिका में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हुई हैं उनके बाद कौन कौन से पदार्थ बने हैं। उनमें से सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स कई सारे प्रकार का होता है जो अपन ने अभी देखा। उसके बाद जो दूसरा पदार्थ है वो वसा, चर्बी और तेलीय द्रव। वसा, चर्बी और तेलीय द्रव ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं किससे? कार्बोहाइड्रेट्स। और तीसरे प्रकार का जो पदार्थ है वो है नाइट्रोजनी पदार्थ। और जो ये जो नाइट्रोजनी पदार्थ है उनमें से सबसे पहला है प्रोटीन्स। तो एक पॉइंट बनाकर लिखो क्या? प्रोटीन्स। एक पॉइंट बनाकर लिखो प्रोटीन्स। इसमें लिखना, यह अत्यंत जटिल व अधिक अणुभार वाला, यह अत्यंत जटिल व अधिक अणुभार। अणुभार मतलब मॉलिक्यूलर मास, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल साथ में जुड़े होंगे। अत्यधिक जटिल, अधिक अणुभार वाला, अनिश्चित गलनांक वाला, मतलब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो निश्चित नहीं है, अनिश्चित गलनांक वाला। कैसा होता है भाई ये? अनिश्चित गलनांक वाला
अनिश्चित गलनांक वाला कार्बनिक पदार्थ है, अनिश्चित गलनांक वाला कार्बनिक पदार्थ है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व सल्फर। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं सल्फर। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं सल्फर के द्वारा इसका निर्माण होता है। ये जीव द्रव्य में, अब जीव द्रव्य में दिक्कत तो नहीं हो रही। जीव द्रव्य मीन्स प्रोटोप्लाज्म। ये जीव द्रव्य में पाया जाता है, ये जीव द्रव्य में पाया जाता है एवं बीजों में भी यह संरक्षित रहता है। क्लोरोफिल भी, याद करो कल देखा था अपन ने क्लोरोफिल, मैग्नीशियम होता है, तो इसमें लिखना क्लोरोफिल भी वास्तविकता में प्रोटीन और मैग्नीशियम का मिश्रण है। क्लोरोफिल भी वास्तविकता में प्रोटीन व मैग्नीशियम का मिश्रण है। इसी प्रकार श्वसन में ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला, साइटोक्रोम, श्वसन में ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला साइटोक्रोम, श्वसन में ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला साइटोक्रोम भी लोहा एवं प्रोटीन का मिश्रण है। साइटोक्रोम किसका मिश्रण है भाई? लोहा एवं प्रोटीन। साइटोक्रोम लोहा एवं प्रोटीन का मिश्रण है। ठीक है, तो हर प्रकार की एक्टिविटीज में यूज हो रहा है क्या? प्रोटीन। और प्रोटीन क्या है? एक प्रकार का नाइट्रोजनी पदार्थ है। ठीक है, इसके अतिरिक्त मतलब प्रोटीन के अब प्रोटीन भी मतलब कहना चाहिए जितने भी प्रोटीन हैं इनमें भी उपस्थित है कार्बन, ऑक्सीजन, लेकिन उसके साथ उपस्थित है क्या? नाइट्रोजन। ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया है क्या? नाइट्रोजनी पदार्थ। और अगर नाइट्रोजन नहीं होता तो इसको भी हम किस में डालते? कार्बोहाइड्रेट्स में। आ रही है बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट। ऐसा ही नाइट्रोजनी पदार्थ होता है प्रोटीन से थोड़ा सा जटिल, एमाइड्स। क्या बोलते हैं उस पदार्थ को? एमाइड्स। कौन सा पदार्थ है भाई? एमाइड्स। इसमें लिखना एमाइड्स में ये एमिनो एसिड के लवण होते हैं, ये एमिनो एसिड्स के लवण होते हैं, ये साल्ट ऑफ एमिनो एसिड्स, ये एमिनो एसिड्स के लवण होते हैं। कौन से? एमाइड्स। जैसे ग्लूटेनिन, ग्लूटेनिन, ग्लूटेनिन क्या है भाई? एक प्रकार का एमाइड है, एमिनो एसिड का लवण है। जैसे ग्लूटेनिन
ठीक है। और एक मुख्य नाइट्रोजनी पदार्थ है, ऐसा लिख लो, एक मुख्य नाइट्रोजनी पदार्थ है। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़े हैं संचित पदार्थ। और संचित पदार्थों की कितनी कैटेगरी अपन ने पढ़ी? पहला कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा वसा एवं तैलीय पदार्थ, ठीक है, और तीसरी कैटेगरी नाइट्रोजनी पदार्थ। और नाइट्रोजनी पदार्थ में कितनी कैटेगरीज है? दो। कौन कौन से? प्रोटीन्स और एमिनो एसिड्स। चलो अब नेक्स्ट सेक्शन लिखना, स्त्रावित पदार्थ। ये तो अभी कौन से पदार्थ थे हमारे? संचित पदार्थ। ठीक है, अब है हमारा क्या? स्त्रावित पदार्थ। स्त्रावित पदार्थ क्या होते हैं भाई? जिनका सिक्रीशन होता है, ठीक है, जो बाहर निकाले जाते हैं। मतलब ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, इस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के माध्यम से ये पदार्थ बाहर हुए हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? स्त्रावित पदार्थ या सेक्रेटरी मटेरियल। ठीक है, इसमें लिखना, स्त्रावित पदार्थ पौधों के भोजन के रूप में कार्य नहीं करते। स्त्रावित पदार्थ पौधों के भोजन के रूप में कार्य नहीं करते, जबकि संचित पदार्थ क्या थे? पौधों के भोजन थे। स्त्रावित पदार्थ पौधों के भोजन के रूप में कार्य नहीं करते। ये विशेष प्रकार की थैलियों एवं ग्रंथियों से स्त्रावित होते हैं। विशेष प्रकार की थैलियों एवं ग्रंथियों से स्त्रावित होते हैं। विशेष प्रकार की थैलियों एवं ग्रंथियों से ये पदार्थ स्त्रावित होते हैं। जैसे जैसे इनकी जो पहली कैटेगरी है वो है रंग देने वाले पदार्थ। पहली कैटेगरी कौन सी हो गई भाई? रंग देने वाले पदार्थ। जैसे इसमें बना, ऐसे डैश लगाकर लिखना, पौधों में हरा रंग क्लोरोफिल के कारण। पौधों में हरा रंग किसके कारण भाई? क्लोरोफिल। पौधों में हरा रंग क्लोरोफिल के कारण, कॉमा, नारंगी रंग कैरोटीन के कारण। नारंगी किसके कारण? कैरोटीन। नारंगी रंग कैरोटीन के कारण, नारंगी रंग कैरोटीन के कारण। पीला रंग जैंथोफिल। पीले रंग का कारण क्या है भाई? जैंथोफिल। ठीक है, पीला रंग जैंथोफिल के कारण, कॉमा, नीला बैगनी तथा गुलाबी रंग। नीला बैगनी तथा गुलाबी रंग कौन कौन सा भाई? नीला बैगनी तथा गुलाबी रंग। गजेंद्र, कौन सा तत्व है जिससे कहना चाहिए कि ये नीला बैगनी व गुलाबी रंग आता है अलग अलग स्थानों पर? अरे एंथोसाइनिन। कौन सा पदार्थ है भाई? एंथोसाइनिन नामक पदार्थ है। ठीक है, और यह भी स्त्रावित होता है विभिन्न मेटाबॉलिक क्रियाओं के कारण। नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखना, पौधों से स्त्रावित होने वाले ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स
पौधों से स्रावित होने वाले ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम कोलाइड के रूप में रहते हैं। मतलब जीव द्रव्य में ये किस रूप में रहते हैं? कोलाइड। ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स कोलाइड के रूप में रहते, ये भी किसका हिस्सा है? जीव द्रव्य का। कोलाइड के रूप में रहते हैं और जैव उत्प्रेरक या बायो कैटलिस्ट, जैव उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। मतलब जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं सेल में, उसकी गति को तेज कर देते हैं और जैव उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये कहलाते हैं क्या भाई? स्रावित पदार्थ। ठीक है, इसके बाद लिखना, पहली कैटेगरी कौन सी थी? संरक्षी पदार्थों की। दूसरी कैटेगरी हो गई हमारी स्रावित पदार्थों की। अब तीसरी कैटेगरी लिखो, कौन सी हो जाएगी? लिख लो तीसरी कैटेगरी, उत्सर्जी पदार्थ या एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स। उत्सर्जी पदार्थ या एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स, ये कैसे पदार्थ होते हैं? जो शरीर से बाहर फेंके जाते हैं। इसमें लिखना, पौधों की कोशिकाओं में होने वाली विभिन्न क्रियाओं से बहुत से उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। बहुत से उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। पौधों की कोशिकाओं में होने वाली विभिन्न क्रियाओं से बहुत से उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं और पौधों में जंतुओं के जैसे उत्सर्जी अंग नहीं होते। पौधों में जंतुओं के जैसे उत्सर्जी अंग नहीं होते। इसीलिए ये उत्सर्जी पदार्थ इसीलिए ये उत्सर्जी पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में सूख कर रह जाते हैं। ये उत्सर्जी पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में सूख कर रह जाते हैं। ये उत्सर्जी पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में सूख कर रह जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कार्बनिक पदार्थ और दूसरा होता है कौन सा भाई? अकार्बनिक पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थों की कितनी कैटेगरीज होती हैं? दो। कौन कौन सी? कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। क्लियर है? आज अपन इतना ही पढ़ते हैं, कल अपन यहां से कंटिन्यू करेंगे कि कार्बनिक पदार्थ क्या है। क्लियर है?